आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। और अभी तक हमने पढ़ा था मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने देखा कि उसकी मोशन कैसी होगी, उस पर फोर्स किस तरह लगेगा, वो सर्कल बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा, हेलिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, और अभी हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। अगर हमें कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव कर रहा हो, मीन्स इसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड हो, वेलोसिटी हो, ठीक है, तो हम उस चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा एनर्जी तक एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, मीन्स ज़्यादा हाई स्पीड गेन करवाना चाहते हैं। तो ऐसे तो होगी नहीं, तो उसके लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो ये डिवाइस क्या है? ए डिवाइस which is used to accelerate a charged particle up to a very high speed और हाई एनर्जी। एक चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास है और हम उसको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी तक क्या करवाना चाहते हैं, एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक डिवाइस का यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। ये हमें उस चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करवा के देगा। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन जो हमारे पास है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखिए, प्रिंसिपल देखिए, हमने चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा है। चार्ज पार्टिकल क्या कहता है? चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे और मैग्नेटिक फील्ड में भी लगता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उस पर फोर्स लगता है या तो अलोंग द फील्ड लगेगा या अपोजिट टू द फील्ड लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पोलरिटी ऑफ द चार्ज। बट मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा? उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, मीन्स वो सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। किसको? चार्ज को। जब वो चार्ज सीधा चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ना, मान लो 90 डिग्री पे कर रहा है, तो ऐसे में जब वो 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगा? सर्कल में घुमाएगा। राइट, इन्हीं दो प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। क्या? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that first part एक चार्ज, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। राइट, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करता है? सर्कुलर पाथ में घुमाता है। मैग्नेटिक फील्ड उसको ओनली सर्कुलर पाथ में घुमाता है, उसके ऊपर कोई उसकी स्पीड नहीं इंक्रीज करता। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो स्पीड को इंक्रीज करता है। तो हम इसमें लिखेंगे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करता है और moves on a circular path in a magnetic field। समझ गए होंगे आप भी? चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे वो मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो प्रिंसिपल हैं इसके। क्या? कि ये जो साइक्लोट्रॉन है किस पे वर्क करेगा? उसमें कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर वो सर्कुलर या जो हमारा रिवॉल्यूशन मोशन होती है ना, उसमें वो ऐसे घूमेगा। ठीक है, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। राइट, तो ये हमारे पास क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का। ओके,
अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं हम, इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो भाई डिवाइस काम क्या करता है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, और अब नेक्स्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो होलो मेटालिक डीज, डी शेप देखा आपने ऐसे, ये डी होता है। ठीक है, इस शेप का कोई हमारे पास मेटालिक होलो मेटालिक सेल है। तो अगर ये डी 3 डायमेंशनल हो और इस डी शेप में है बट ये अंदर से होलो हो, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सर्कुलर पोर्शन, जैसे ये डब्बा है ना, ये वैसे तो रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रही होगी आपको। अगर मान लीजिए, इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये सर्कुलर है, ऐसे उसको बीच में से काट दिया जाए। ठीक है ना, ये कैसे है, ऐसे सर्कुलर है यूं, और उसको बीच में से काट दिया जाए तो क्या बनेगा आपके पास, होलो पोर्शन। एक पोर्शन ये बनेगा, एक ये अंदर से होलो, ये भी अंदर से होलो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो मेटालिक होलो डीज होती हैं, दो मेटालिक होलो डी होती हैं कुछ इस तरह से। ये आपको 2 डायमेंशनल है इसलिए ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। और एक इसके सामने दूसरी डी, इसका शेप थोड़ा सा ठीक नहीं है ना, 1 मिनट। राइट, ठीक है, तो इस तरह से ये दो मेटालिक डीज हैं, क्या लिखेंगे इनको, मेटालिक होलो डीज। डी शेप है ना, डबल हो तो डीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्या होता है इसमें, ये यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ इस तरह से। परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह से परपेंडिकुलर आउटवर्ड। राइट, मींस यहां पे क्या है, P है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, ओके, ये जो मेटालिक डी है ये एक हाई फ्रीक्वेंसी, देखो बैटरी से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद एक HFO। HFO का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। बताएंगे इसको भी क्या करता है ये, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, जिसमें ये वाला एंड इसको D1 कह देते हैं, इसको D2 कह देते हैं। ठीक है, ऐसे कनेक्ट है इसके साथ। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ये जगह हमें रिक्वायर्ड होगी। क्लियर, देखो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या होता है, देखिए अगर ये वाला एंड इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये बैटरी किस पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। कहने का मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये वाली नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव से कनेक्ट है। तो लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, इसकी पोलैरिटी को चेंज करेगा, एक बार इसको पॉजिटिव कर देगा, एक बार इसको पॉजिटिव।
हमें इसको बैटरी के टर्मिनल चेंज नहीं करने हमने इसके, ये अपने आप से कर देगा। एक बार इसको पॉजिटिव करेगा, फिर इसको पॉजिटिव, फिर इसको पॉजिटिव, मीन्स एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, अल्टरनेटिवली क्या करता रहेगा, ये चेंज करता रहेगा। सो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटर बोल रहे हैं। ऑसिलेट करवाएगा ना प्लस माइनस के बीच में इनकी पोलैरिटी को, डीज की पोलैरिटी को, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर ये डी है, ये चार्ज्ड है, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इसके अंदर वाली साइड जो होलो पोर्शन है ना, उसके अंदर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सोचिए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मेटल कैविटी इज ऑलवेज 0। और ये मेटेलिक डी है, तो ये जो अंदर इसका स्पेस है मेटल कैविटी बोलेंगे इसको, राइट। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, 0। मैग्नेटिक फील्ड तो है, ठीक है। तो हमने कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है मान लो, ठीक है। चल कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में है एक तो 2 मेटेलिक हॉलो डीज, दूसरा है ए परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। वो जरूरी नहीं कि आउटवर्ड ही हो, लेकिन इस सिचुएशन में आउटवर्ड है। अप्लाइड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। और इसमें क्या है, एक HFO है। HFO मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। आगे इसमें लिख देते हैं विच अल्टरनेटिवली चेंज द पोलैरिटी ऑफ डीज। तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी क्या करने की, इनकी पोलैरिटी को चेंज करने की। जो डीज है ना, उनकी पोलैरिटी को चेंज करेगा कौन, HFO। लेकिन वो किस फ्रीक्वेंसी से चेंज करेगा, है ना, 1 सेकंड में कितनी बार उसको पोलैरिटी को चेंज कर देता है, तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होगी, राइट। एक पॉजिटिव चार्ज लेने हमने, जिसको हम एक्सेलरेट करवाएंगे यहाँ पे, राइट। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो सामने जो इसके देखिए ये वाली डी कैसे है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ये वाली डी कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो इसको दूर धकेलेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। रेस्ट में था ये, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डी के इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींचा, इसका मतलब इस पर फोर्स लगाया, उसको एक्सेलरेट करवाया और ये अंदर घुस गया। इसमें डी में जगह थी सामने, लेकिन जैसे ही ये अंदर घुसा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अंदर, 0। बट मैग्नेटिक फील्ड तो है। ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ तो अंदर एंटर किया है ना, जिस भी वेलोसिटी के साथ एंटर किया है, फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो बताइए फोर्स किधर लगेगा, कौन सा, V क्रॉस B लगाएं। V किधर है हमारा, V ये रहा और B आपकी तरफ ऐसे बाहर की तरफ, तो V क्रॉस B, तो थंब नीचे गया है ना, तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड इस सिचुएशन में, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखना, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ऐसे ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जिस वेलोसिटी से एंटर किया था उसी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी या स्पीड को चेंज नहीं करता है, राइट। ये ऐसे घुमा दिया बस उसने फील्ड ने इसको, लेकिन जैसे ही ये बाहर आएगा तब तक, जब ये बाहर आएगा तब तक ये HFO क्या कर चुका होगा, इसको तो पॉजिटिव कर चुका और इसको नेगेटिव। ये नेगेटिव इसको फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब ये फिर से एक्सेलरेट होगा,
ठीक है। और जब एक्सेलरेट होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये फिर इसमें किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ एंटर कर जाएगा। फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये फिर सर्कुलर पाथ में घूमेगा, इस तरह से ये ऐसे मोशन रहेगी भाई। ठीक है। और जब इसके पास एक सफिशिएंट वेलोसिटी हो जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है, पता है कितनी देर बाद हो जाएगी, तो सामने ये क्या है, हमारे पास एक विंडो है और यहां से सामने हमारे पास कोई टारगेट होगा जिसके ऊपर हमने उस मूविंग चार्ज को कोइंसाइड करवाना है। तो ये यहां से निकल के डिफ्लेक्ट होके यहां टकरा जाएगा। जब सफिशिएंट एनर्जी गेन हो जाए, वो हमें पता होगा कितनी एनर्जी हमें चाहिए और कितने इसके रोटेशन करवाएंगे इसमें, और ठीक उसके सामने ये डिफ्लेक्टिंग विंडो होगी। ठीक है, यहां से ये निकल जाएगा, टारगेट से टकरा जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, देखिए जब जब ये चार्ज पार्टिकल एक डी से दूसरे डी में जाता है उसी दौरान ये एक्सेलरेट होता है बस, अदरवाइज ये सिर्फ अंदर जाने के बाद तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। उसके बाद इसमें एक चीज और है कि ये जो इसके रेडियस हैं, कहता है कि रेडियस वैसे तो अगर हम देखेंगे इसमें कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, देखिए थ्योरी इसकी हम वर्किंग अगर लिखना चाहें तो हम वर्किंग में लिखेंगे कि चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इज अट्रैक्टेड बाय द D2, ठीक है, एंड देन इट एंटर्स इनसाइड द D2, इनसाइड द D, in which the magnetic field rotates or revolves or moves this charge in a circular path, and this comes out, and till then the polarity of the D's has been changed. Okay, then this second D1 attracts, second D1 becomes negative, D1, first D है D1 becomes negatively charged and attracts the charge, positive charge, and accelerates this. तो ये जो स्पेस है ना, इसी में एक्सेलरेट, मतलब जब जब ये इस एक डी से निकल के दूसरी डी में जाएगी ना, तब तब उसकी स्पीड क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल की इंक्रीज होगी। और जब एक सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा तो वहाँ से वो निकल जाए। तो वर्किंग में आप लिख सकते हैं जैसे हमने पढ़ा, जैसे हमने समझा है, हम अपने वर्ड्स में वर्किंग लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी वर्किंग आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें और देखिए कि ये जो एक चक्कर पूरा लगाएगा, इसका अपना क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल एक्सिलरेटिंग इज t is equal to 2 pi m by qb, कांस्टेंट। याद करिए यही आता था टाइम पीरियड हमारा, लेकिन इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है बार बार। लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पे बताई थी कि टाइम पीरियड है ना, स्पीड या रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में हमारे पास ये नहीं है कि टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा होगा, नहीं, इसमें क्या है कि टाइम पीरियड रिमेन्स constant as it does not depends on the speed or radius। ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगाया उतना ही यहाँ से यहाँ तक, उतना ही यहाँ से यहाँ तक, उतना ही यहाँ से यहाँ तक। राइट, क्यों? क्योंकि अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी तो उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए टाइम उतना ही लगेगा इसके अंदर। राइट, उसके बाद देखिए इसमें थ्योरी में हम क्या करेंगे, एज R इक्वल टू mv बाई qb, राइट, as v increases r increases, जैसे ही v बढ़ेगा r भी क्या करेगा भाई, इंक्रीज। मीन स्पीड बढ़ने के साथ जो रेडियस है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब
इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रेडियस तो बढ़ रहा है, रेडियस तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट यहां से अगर हम देखेंगे कि तो ये जो गैप है या इसके और इसके बीच गैप है या इसके और इसके बीच गैप है, दो रेडियई के बीच का जो गैप है ना वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। देखिए ये इस सेल में है ना, ये सेल ही तो है, तो देखिए लिखिए इसमें समझ जाएंगे आप। एज V increases, comma radius increases, but the difference between the two radii decreases as we go in higher radius या रेडियई। समझे? ये कहता है कि अगर मान लो इसका रेडियस R1 है, R2 R3 ऐसे है, अगर R2 माइनस R1 बोला जाए तो ग्रेटर देन होगा R3 माइनस R2 के। जो अल्टरनेटिव देखिए, हाँ हम ये कह सकते हैं इसमें कि अल्टरनेटिव सक्सेसिव, कि एक के बाद जो दूसरा है और उसके बाद जो तीसरा है, इनके बीच का जो रेडियस का जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, इसमें डिक्रीज होता जाएगा। मींस ये वाला R3 माइनस R2 का कम है जो R2 माइनस R1 के कंपैरिजन में देखेंगे, तो कंजुगेटिव दो रेडियई के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता चला जाएगा, कम। इसका मतलब ये है कि ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे के क्लोजर होती चली जाएंगी, इसमें ज़्यादा गैप है, इसमें कम है, इसमें और कम है, अगर अगले वाली बनती तो उसमें और भी कम होता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट इसका कि रेडियस तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट जो रेडियस लगातार जो रेडियस है ना, कोई भी दो रेडियई ले लीजिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना दो फ्रीक्वेंसी हैं, एक फ्रीक्वेंसी इसकी है जो इनकी पोलैरिटी को चेंज करता है, और एक फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से एडजस्ट होनी चाहिए कि जितना टाइम ये यहाँ से यहाँ आने में लगाएगा उतनी देर में ये इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव कर देगा पोलैरिटी। क्लियर? तो जो टाइम पीरियड है, देखिए देयर आर two frequencies, one is frequency of accelerating charge particle, frequency of accelerating charged particle, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर मीन्स एक तरह से HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, इनका मैच होना जरूरी है। अगर ये ऐसे हो कि ये यहाँ से घुस के इधर बाहर आए तो सामने इसको पॉजिटिव ही टकराए तो वो तो रिपेल करेगा, फिर ये इधर आए तब इसको एक बार नेगेटिव मिल गया लेकिन दूसरी बार इधर गया तो फिर पॉजिटिव। कहने का मतलब ये कि ये आगे पीछे वो कभी चेंज कर रही है इसकी पोलैरिटी, वो कभी बाहर आ रहा है वहाँ से निकल के, तो ऐसे केस में एक्सेलरेट होगा नहीं ठीक से। ठीक है, हो सकता है एक बार एक्सेलरेट होकर फिर डी एक्सेलरेट हो जाए, फिर एक्सेलरेट होकर फिर डी एक्सेलरेट हो जाए, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिलेगी, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हमारे पास होता है एक रेजोनेंस कंडीशन, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं भाई, क्या उसको बोलते हैं, इन ऑर्डर साइक्लोट्रॉन। इन ऑर्डर साइक्लोट्रॉन का मतलब होता है कि सही सलामत काम करता हुआ साइक्लोट्रॉन। ठीक है,
और सही सलामत काम करने का मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है वो और जो मूविंग चार्ज है वो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ HFO इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग चार्ज। तो इसमें लिखेंगे साइक्लोट्रॉन इज सेड टू बी रेजोनेंट साइक्लोट्रॉन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ HFO इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इज फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी 1/T एंड QB/2πm। यही फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होनी, एक्चुअली क्या कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन की, और यही फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए, HFO की, किसके इक्वल, QB/2πm के इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि साइक्लोट्रॉन तभी काम करेगा जब वो इन ऑर्डर होगा। इन ऑर्डर मतलब रेजोनेंट साइक्लोट्रॉन। कैसा साइक्लोट्रॉन बोल सकते हैं उसको, रिजोनेंट साइक्लोट्रॉन। अगर रिजोनेंट साइक्लोट्रॉन है तभी वो हमारे चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करवाएगा। रिजोनेंट साइक्लोट्रॉन की कंडीशन क्या होती है, वो होती है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का मतलब पता क्या है, ये जो मूविंग चार्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इक्वल टू क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ HFO होनी चाहिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल, एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल। देखिए मान लीजिए जो लास्ट रेडियस होगा वो R होगा, मैक्सिमम रेडियस ऑफ मूविंग चार्ज, वो हमारे पास क्या है, मान लो कैपिटल R है। ठीक है, देन देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, mv/QB। तो R कैपिटल R हो जाएगा, M तो M ही है, V क्या हो जाएगा, Vm मैक्सिमम कह देते हैं, QB। तो एक्चुअली हमारे पास Vm क्या आ जाएगा, यहाँ से Vm आ जाएगा, देखिए QBr/M, है ना। ये मैक्सिमम स्पीड अचीव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, QBr/M। समझे कैसे निकली है भाई, R इक्वल टू mv/QB, तो हमें पता है जो चार्ज पार्टिकल उसमें मूव करता है, तो ठीक है मैग्नेटिक फील्ड में, तो R की जगह क्या है, कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब जो लास्ट रेडियस, लास्ट इसका सर्कल होगा ना, ठीक है, बाहर निकलने से पहले उसका रेडियस है ये मैक्सिमम R। तो उस टाइम पे उसकी स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम, Vm से लिख दिया हमने उसको। अब एनर्जी की बात है तो कौन सी एनर्जी होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इज गिवन बाय, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी 12 mVm²। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी 12 mQBr/Vm की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, m उसका स्क्वायर। ठीक है, 12 mQ²B²R²/m²। एक m से एक m कट गया, ये आ गया 12 Q²B²R²/m। एक m कट चुका। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी वो अचीव करेगा भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अचीव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल सर्कुलेटिंग इन एन साइक्लोट्रॉन, राइट। देखिए साइक्लोट्रॉन की कहानी तो हमने पढ़ ली कि कैसे वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, बट
जो हमने पढ़ लिया वो वैसा ही नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं जो अभी तक हमने उन वहाँ हाईलाइट नहीं करी, हमने सिंपली पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा हम करेंगे। ये थ्योरेटिकल एक तरह से आप समझ सकते हैं, हमने पढ़ा वो, लेकिन उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस, मतलब उसमें क्या क्या कमियां हैं, एक तरह से क्या क्या लिमिट्स हैं उसकी वो करने की, कि कहाँ तक हम एनर्जी एक्वायर करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले कहता है कि जो देखो इसमें लिखा था मैक्सिमम अवेलेबल पार्टिकल एनर्जी इज लिमिटेड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, कि जो एनर्जी हम उसको कितनी ज़्यादा गेन करवा सकते हैं वो उसकी अपनी एक लिमिट है, किन वजह से है वो देखिए। कहता है ड्यू टू द लिमिटेड पावर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, जो ऑसिलेटर हम यूज करेंगे ना HFO जिसको कह रहे हैं, लिखा था हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ना, बट उसकी अपनी क्या पावर है और क्या मैक्सिमम वो फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड कर सकता है, उसकी भी अपनी लिमिट है जो हमें यहाँ रिस्ट्रिक्ट करेगी उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी तक ही, ठीक है। फिर इसमें कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है डीज के अक्रॉस, उसकी भी अपनी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो भी लिमिटेड ही है। ये नहीं कि जितना मर्जी चाहे हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, वो उसकी भी अपनी ड्यू टू द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वहाँ अप्लाई किया जा सकता है, तो उसकी भी अपनी लिमिट है, ठीक है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लिमिटेशंस में वो ये वाला है, ठीक है। क्या ये कहता है कि जो मास है ना, हमने अभी तक क्या लिया, फ्रीक्वेंसी, या फिर हम कहेंगे इसको टाइम पीरियड होता है 2πm/QB। हमने कहा कि 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, B कांस्टेंट, M कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट, यही हमने अभी तक पढ़ा था ना, बताया भी मैंने, क्यों तो कांस्टेंट रहेगा। बट इन एक्चुअल हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रखी है, ये देखिए, हम जानते हैं कि मास जो है ना वो रेस्ट मास किसी ऑब्जेक्ट का ऑलवेज कांस्टेंट, बट अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो ये फार्मूला लगता है, मास इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी चार्ज पार्टिकल की, उसमें एक्सेलरेट होते होते स्पीड बढ़ने के बाद उसका मास भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर मास बढ़ेगा तो देखिए टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, मतलब देखिए मास इंक्रीज हो गया, बाकी सब तो सेम है, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो उसमें घूमेगा ना ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा। ज़्यादा टाइम लगी, ऐसे था वो, यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ से घूम के इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यही था ना। तो ये जब आधे सर्कल में घूम के आया, पिछले वाले के कंपैरिजन अब की बार वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, उससे अगले वाले में और ज़्यादा टाइम लगाएगा। क्यों? क्योंकि मास इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज में तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो ये पीछे रहने लग जाएगा। फिर भाई ये यहाँ पे है, डी से बाहर निकला भी नहीं और इसकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, ठीक है। फिर ये धीरे 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 जब पीछे रहता जाएगा तो इसकी अपनी है कि एक्सेलरेट करने की जो लिमिट है वो आ जाएगी उसमें मैक्सिमम, कि भाई ये जो बहुत पीछे रहने लग गया कि अब ये मैक्सिमम बस यहाँ तक, मतलब इतनी ज़्यादा रेडियस ये अचीव कर चुका है, अब इससे ज़्यादा अगर करेगा तो फिर ये रिटार्ड करने लगेगा, क्योंकि पीछे रहते रहते फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव को सामने नेगेटिव ना मिलेगा, क्या मिलेगा उसको, पॉजिटिव को सामने नेगेटिव नहीं मिलेगा, उसको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो वो तो रिटार्ड करेगा फिर उसकी मोशन को। और ऐसा होगा क्यों? क्योंकि टाइम में पीछे रहने लग जाएगा। किसके कंपैरिजन में? जो HFO लगा रखा है उसके कंपैरिजन में। HFO का टाइम पीरियड फिक्स है, वो तो अपने हिसाब से चेंज करता रहेगा पोलैरिटी, लेकिन ये इसकी स्पीड बढ़ने से इसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड में चेंज आएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो ज़्यादा देर लगाएगा इसमें, तो ये धीरे धीरे इसके एक्सेलरेशन को कम करता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, फिर रिटार्ड भी करेगा अगर और ज़्यादा हम उसमें चलते ही जाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि ये इसकी अपनी एक लिमिट है जहाँ तक ये एक्सेलरेट करवा सकता है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इसको क्यों ना करेक्ट कर लिया जाए, क्यों ना हम इसको टाइम पीरियड को जो HFO का जो टाइम पीरियड है ना वो इसके हिसाब से, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। मतलब हमें
उसकी फ्रीक्वेंसी, देखिए टाइम पीरियड इंक्रीज होना मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो हमें HFO की फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। किसके अकॉर्डिंग, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग, ये 1 - v²/c²। क्लियर बात। तो ये हमारे पास क्या है, इसके लिमिटेशन। इसमें एक लिमिटेशन और है, फोर्थ लिमिटेशन इसमें और है। देखिए जो थर्ड लिमिटेशन है हमने पढ़ा वो, और एक ये फोर्थ लिमिटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ लिमिटेशन क्या कहता है कि वी कैन एक्सेलरेट ओनली द पॉजिटिव चार्ज बाय दिस साइक्लोट्रॉन। इट मीन्स वी कैन नॉट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग द साइक्लोट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। इसमें सिंपल लिख दूं मैं कि वी कैन नेवर accelerate an electron using cyclotron। cyclotron, right? क्यों? Because mass of electron is very very less than proton। आपको पता है 18,000 टाइम्स का डिफरेंस होता है प्रोटॉन। भाई उसका मास कम होने की वजह से, अच्छा क्या आप ये सोच रहे होंगे क्या इसमें चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन वगैरह नहीं होगा? क्या बिल्कुल होगा डीज में। तो उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं क्या? बिल्कुल बढ़ेगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जब ये इसमें ऐसे घूमेगा, देखिए ये फील्ड हम इसमें इनवार्ड लगा देते, ये ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। लेकिन देखिए इतने चक्कर लगाने के बाद जब एक प्रोटॉन यहां पहुंचेगा और जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो दोनों में पता है क्या फर्क होगा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा कम मिलेगी और प्रोटॉन की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब ये कि जितनी एनर्जी आप चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले, वो उतनी अचीव नहीं कर पाता। उससे पहले ही उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वहाँ से निकल जाएगा। समझ में आई बात? भैया आप एक बड़ा सा पत्थर लेके और एक छोटा पत्थर लेके एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप किसी को टारगेट करना चाहते हैं, किसी को तोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए सामने कुछ भी है, उसको आपने फेंका, दोनों को सेम स्पीड से फेंक दिया, तो पता चला कि बड़े वाला था वो उसको तोड़ पाया, छोटे वाला नहीं तोड़ पाया। कारण स्पीड दोनों की सेम थी, लेकिन उसका मास ज़्यादा होने की वजह से उसके पास एनर्जी भी तो ज़्यादा हो गई थी। समझ रहे हैं ना? 12 mv² फॉर्मूला था, स्पीड तो सेम थी लेकिन मास जिसका ज़्यादा उसके पास एनर्जी या मोमेंटम ज़्यादा हो गया। तो यहाँ इस केस में भी यही है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से जल्दी ही बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, स्पीड गेन कर लेता है। काइनेटिक एनर्जी नहीं, स्पीड। मतलब हमें चाहिए 10 जूल, ठीक है, मान लीजिए उसकी एनर्जी हमें चाहिए 10 जूल, लेकिन वो जो स्पीड है जिस पे वो बाहर निकलेगा वो तो 3 या 4 जूल पे निकल गया। इसका मतलब है कि हम 10 जूल तक उसकी एनर्जी एक्वायर कर ही नहीं सकते। क्लियर बात? तो हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से इस चीज़ को कि हम उसमें एक्सेलरेट ही नहीं करवा सकते, बट हम उसमें ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन यूजिंग साइक्लोट्रॉन। यहां पे एक चीज और जोड़िए, अप टू ए सफिशिएंट एनर्जी। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, बिकॉज से पहले ये चीज ऐड कर लीजिए। चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, लेकिन हमें जितनी एनर्जी उससे चाहिए उसके पास हो उतनी वो अचीव करने से पहले ही साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल जाएगा। अब टारगेट पे स्ट्राइक तो करवाना था चार्ज पार्टिकल 10 जूल का, और टकराया कौन सा? 3 जूल का, तो हमारे तो किसी काम का नहीं हुआ ना। तो इसलिए हम इसमें कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होने की वजह से हम उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा कम है। तो एनर्जी जितनी हमें चाहिए उतनी उसको हम नहीं दे पाए। वो उससे पहले ही क्या कर गया? इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल गया। तो स्पीड ज़्यादा हो गई उसकी, इसलिए निकल गया, लेकिन स्पीड ज़्यादा है, मास तो उसका बहुत कम है ना, इस वजह से उसकी एनर्जी भी क्या है? काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए
हम ये ना समझे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, बट इलेक्ट्रॉन को हम जितनी एनर्जी तक एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं वहां तक नहीं करवा सकते उसको, राइट। तो हाँ, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम इजीली एक्सेलरेट करवा सकते हैं अप टू द रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है।